तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें काफी पहले का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर दो पर्सन एक अजीब से बॉक्स को लेकर के रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं। तभी बॉक्स वाले पर्सन के कहने पर उसका साथी रेगिस्तान में एक छोटा सा गड्ढा कर देता है। फिर उस बॉक्स वाले आदमी ने उसी बॉक्स को गड्ढे में डाल दिया और आखिर में उस गड्ढे को भर देते हैं। वो लोग जब लौट कर वापस जा रहे थे तो उसका साथी उससे पूछता है कि आखिरकार इस बॉक्स को यहाँ पर दफनाने की क्या जरूरत थी, जिस पर बॉक्स वाले पर्सन ने बताया कि ये एक श्रापित बॉक्स है और मैं नहीं चाहता कि ये किसी के हाथ लगे, इसीलिए यहाँ पर छिपाया गया है। ये बोलते ही वो उस पर्सन को शूट कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इस राज को आगे जानने पाए, और फिर वो अपने आप को भी शूट करके खत्म कर देता है। आखिर ऐसा भी क्या था उस बॉक्स में जिसका डर उसे इतना था कि कहीं वो उस बॉक्स के बारे में किसी को ना बता दे तो उसने खुद को भी मार दिया। जानेंगे थोड़ी देर में। जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो गया और हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स दिखाई जाती है, जिन्हें देख करके हमें समझ में आ रहा है कि ये बॉक्स अभी का नहीं है, बल्कि 100 ऑफ ईयर्स से, मतलब सैकड़ों सालों से ये बॉक्स एग्जिस्ट करता है। खैर सीन स्विच होता है प्रेजेंट में और हम देख पाते हैं ब्राइस नाम के एक बंदे को। ब्राइस एक गेम डेवलपर है, पर वो वर्चुअल नहीं बल्कि फिजिकल गेम्स बनाता है। पर फिलहाल वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि पिछले काफी दिनों से उसकी कोई भी गेम चल ही नहीं रही है और जो भी ऑडियंस आती है वो सब नेगेटिव फीडबैक देती है। इसी चीज से परेशान होकर के वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से हेल्प लेता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हेल्प करने का वादा करती है। यहाँ से निकलकर ब्राइस एक एंशियंट शॉप पे जाता है क्योंकि उसे अपने अगले गेम को बनाने के लिए कुछ एंशियंट सा हॉरर टाइप का डेकोरेशन का सामान चाहिए, और यहीं पर उसकी नजर पड़ती है एक अजीब से बॉक्स पर जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो शॉपकीपर से बॉक्स की कीमत पूछता है, पर शॉपकीपर उस बॉक्स को देने से मना कर देती है। वो कहती है कि इसके अंदर डीमन रहता है, पर ब्राइस को इन सब चीजों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और ये चीज तो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है कि तब तो इसे जरूर रखना चाहिए। वो शॉपकीपर से किसी चीज की डिमांड करता है जिससे लेने के लिए वो चली जाती है। मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए ब्राइस ने उस बॉक्स को चुरा लिया। उसके जगह पर वो कुछ पैसे रख देता है। अगले सीन में हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें एक कपल दिखाया गया जिनका नाम एनजी और बेन था। इनकी बातों से हमें समझ में आ रहा है कि ये ब्राइस के फ्रेंड्स हैं और ब्राइस ने अपना एक गेम बनाया है जिसकी टेस्टिंग के लिए वो इन्हें बुला रहा है। और दूसरी तरफ हमें एक और कपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम जेस और जेफ था। ये भी ब्राइस के फ्रेंड्स हैं और इन्हें भी उसी गेम की टेस्टिंग के लिए जाना है। कुछ देर के बाद वो लोग ब्राइस के ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां पर ब्राइस उनका वेलकम करता है। दूसरी तरफ ब्राइस की बेस्ट फ्रेंड रमोना इस गेम के एक्टर वाले किलर से जाकर कहती है कि वो जल्दी से तैयार होकर के एस्केप रूम में चला जाए क्योंकि सभी प्लेयर आ चुके हैं। ब्राइस भी उन्हें डोर पर ला करके सारे रूल समझा देता है कि गेम बहुत सिंपल सा है, बस उन्हें अंदर जाकर के क्लू पर क्लू ढूंढने हैं और एट लास्ट उन्हीं क्लूज को सॉल्व करते हुए उन्हें एस्केप रूम से बाहर निकलना है। जो भी क्लूज को सॉल्व कर लेगा वो एस्केप रूम से बाहर आ जाएगा और जो नहीं कर पाएगा उसकी सजा उसे अंदर ही मिलेगी। पर इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर कोई भी कितना ही चीखे चिल्लाए उसकी आवाज बाहर नहीं आएगी और अंदर मोबाइल्स के या किसी भी चीज के नेटवर्क भी नहीं आते। ये बोलकर वो उनके चेहरे पर ब्लैक मास्क पहनाता है और फिर उन्हें छोड़कर वहां से चला गया। हालांकि ऑफिस में अपने कैमरे की हेल्प से वो उन सभी पर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ ये लोग जैसे ही एस्केप रूम में एंटर करते हैं उसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। सबसे पहले उन्हें टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसे प्ले करने पर उन्हें एक ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि आप जब तक इसे प्ले करोगे तब तक तो मैं मर चुका हूँगा, पर मैं आपको बता दूं कि मैंने इस रूम में मेरे बेटे को बांध रखा है। वो इंसान नहीं, वो डीमन है। उसने अपनी माँ को भी मार दिया और वो मुझे भी जल्दी ही मारने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी आपको इस रूम से बाहर निकलना है और उससे बचकर रहना। उन्हें लगता है कि ये भी एक गेम का पार्ट है तो वो लोग इस ऑडियो पर हंसने लगते हैं। इतने में ही उनकी नजर भी उसके बेटे पर पड़ जाती है जिसे देखकर वो लोग और जोर जोर से हंसने लगते हैं। खैर अब इन्हें क्लू ढूंढने दे तो चारों तरफ ये लोग क्लू ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक की नजर पड़ती है मिस्टीरियस बॉक्स पर और वो उस बॉक्स को खोल देता है। हालांकि इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं था, वो पूरी तरह से खाली था, जिसके बाद ये लोग अपने क्लू ढूंढने में वापस लग गए। पर तभी हम कुछ ब्लैक कलर की स्पिरिट टाइप का देखते हैं जो उस बॉक्स से निकलती है और उसी किलर के अंदर चली जाती है। क्लू ढूंढते ढूंढते एनजी को एक इरेजर मिलती है जिसमें कुछ लिखा हुआ था और दूसरी तरफ उन्हें एक लॉक मिलता है जिनमें कुछ नंबर्स थे और RGB कलर्स थे। वो लोग बाकी के क्लूज का पता लगा रहे थे कि तभी उन्हें एक हैंगिंग रोप दिखाई दी। जब वो उसे खींचते हैं तो एक डेड बॉडी आकर लटक जाती है। ये उसी पर्सन की डेड बॉडी है जिसकी हम लोगों ने वॉइस नोट सुनी थी। पहले
पहले तो वो ये देख करके डर जाते हैं, पर उसके बाद वो लोग इसका भी मजाक बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ से ब्राइस अपने कैबिन में बैठ करके इन पर नजर रखे हुए था, पर तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि उसके कैमरे के सिग्नल्स जा चुके हैं। ब्राइस को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये हुआ कैसे, और ब्राइस थोड़ा सा परेशान होने लगता है कि अंदर कुछ गड़बड़ ना हो रही हो, पर वो गेम को डिस्टर्ब भी करना नहीं चाहता है। दूसरी तरफ वो सभी लोग नोटिस करते हैं कि उसका जो बेटा था वो थोड़ा सा आगे आ गया है। यहाँ पर उन्हें समझ में आता है कि उसकी जो जंजीर बंधी हुई है वो हर 5 सेकंड में थोड़ा सा खुलती है, ताकि वो धीरे धीरे करके और भी आगे बढ़ सके। कुछ ही देर में उनकी नजर पड़ती है उनके पास में रखी हुई RGB कलर की बुक्स पर, और उनके लिखे हुए कोड्स को जब वो उस लॉक पर लगाते हैं तो उनका लॉजिक काम कर जाता है, क्योंकि लॉक खुल गया था, जिसके अंदर उन्हें एक चाबी मिली, और उस चाबी की हेल्प से पास में ही पड़े हुए एक सूटकेस को खोलते हैं। उसके अंदर एक सीजर थी। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस सीजर का काम क्या है। धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा है, इस वजह से वो और परेशान होने लगते हैं। पर तभी उनमें से एक बंदा उस कैंची को लेकर के उस अननोन पर्सन के पास जाता है, और वहीं पर एक बॉक्स दिखाई पड़ता है जिससे वो उसी कैंची की हेल्प से काटने लगा। पर शायद उस अननोन पर्सन को ये बात पसंद नहीं आई थी, तभी वो कैंची छीन करके उस पर कैंची स्टैब करने लगता है, और वो तब तक कैंची स्टैब करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। ये देख करके बाकी के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जोर जोर से दरवाजे पीटने लगते हैं, पर दूसरी तरफ तो कोई उन्हें सुन ही नहीं सकता था। ये बात ब्राइस ने उन्हें पहले ही बता दी थी। दूसरी तरफ ब्राइस काफी परेशान होता है, क्योंकि उसे चिंता हो रही थी कहीं अंदर कुछ गड़बड़ ना हो रही हो, और उसका कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा है। इतने में ही उसकी बेस्ट फ्रेंड रमोना उसके पास आती है, जो उससे पूछती है कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है, जिस पर ब्राइस ने उससे बताया कि उसका कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, और उसे डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसी वजह से कैमरा वर्क ना कर रहा हो। रमोना उसे सजेशन देती है कि उसे गेम यहीं पर रोक देना चाहिए और उनसे पूछ लेना चाहिए, पर ब्राइस ये नहीं चाहता है, क्योंकि उसके कई सारे गेम्स कॉन्टिन्यूअस फ्लॉप हुए हैं, और अगर इस गेम में भी वो रुक गया या उसने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया तो उनका मजा खराब हो जाएगा, और ऐसे में ये गेम भी फ्लॉप हो सकता है। इस वजह से वो गेम को रोकना नहीं चाहता। दूसरी तरफ ये सभी लोग उस अननोन पर्सन से बहुत डर रहे थे। उसकी तरफ कई सारी भारी भारी चीजें फेंक कर मारते हैं, पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उसकी चैन भी खुलती जा रही है और वो उनके करीब आता जा रहा है। तभी जेफ अपने सामने एक कबर्ड को नोटिस करता है जिसका हैंडल निकला हुआ था, जिस काफी अजीब थी, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजों को बिल्कुल परफेक्टली रखा गया है, तो उसका हैंडल कैसे निकल सकता है। उसे समझ में आ जाता है कि शायद इसके अंदर कोई क्लू है, तो वो किसी तरह से उस कबर्ड को खोलता है जिसके अंदर एक बॉक्स था, और उस बॉक्स को ओपन करने के लिए उन्हें 4 कॉइन चाहिए थे। क्लू ढूंढते समय 2 कॉइन तो बेन को मिल गए थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो तो अब मर चुका है। पर इसके अलावा भी 2 कॉइन उन्हें चाहिए जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं। जेस को लगता है कि शायद बेन अभी जिंदा है, तो वो उसके पास कॉइन लेने के लिए बढ़ती है, पर वो जैसे ही बेन के पास पहुंची ही थी कि इतने में ही वो अननोन पर्सन एक चाकू की हेल्प से उसके सर से आर पार कर देता है। अनफॉर्चुनेटली जेस भी यहाँ पर मारी गई। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से निकलने की तरकीब सोचने लगते हैं। तभी उनकी नजर पड़ी पास में लगी हुई पेंटिंग्स पर, जो कि देखने में थोड़ी सी अजीब लग रही थी। उन्हें चेक करने पर पता चला कि वो पेंटिंग नहीं, एक्चुअल में उनमें बटन्स लगे हुए हैं। बटन को एक सही पैटर्न में प्रेस करने के बाद दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर बाकी के 2 कॉइन्स थे। अब ये 2 कॉइन तो वो उस बॉक्स में डाल देते हैं, पर इसके अलावा जो कॉइन्स बेन ने निकाले थे वो उन्हें नहीं मिल पाते। वो कॉइन अब उसी अननोन पर्सन के पास है और किसी तरह से उन्हें उससे लेना पड़ेगा। इस पर जेफ को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो अननोन पर्सन के ऊपर लगे हुए फायर अलार्म को किसी तरह से एक्टिवेट कर दे, जिससे फायरमैन भी थोड़ा बहुत घबरा जाएगा और वो लोग उसके हाथों से वो कॉइन छीन लेंगे। हालांकि प्लान तो बहुत अच्छा है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि इसे अंजाम कैसे दें। तभी जेफ जेस को आइडिया देता है कि उसे बस उसका लाइटर पकड़ कर रखना है, और जेफ जब उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाएगा तो वो उस लाइटर की हेल्प से फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देगी। जेस भी उसकी बात मान लेती है और जेफ उस अननोन पर्सन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास चला गया। मौका अच्छा देख करके जेस फायर अलार्म पर लाइटर जलाती तो है, पर लाइटर काम ही नहीं करता। इस वजह से एक बार फिर से ये लोग मरते मरते बचते हैं। ब्रायन जब अपने लैपटॉप में पहले की फुटेज चेक कर रहा था तो वो नोटिस करता है कि जैसे ही इन लोगों ने उस मिस्ट्री बॉक्स को ओपन किया था, अचानक से वो अननोन पर्सन उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है
और कैमरे को बिल्कुल साइको की तरह देखने लगता है। अगले ही पल उसने कैमरे की वायर भी तोड़ दी और इसी वजह से इनके कैमरे में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अंदर ये दोनों काफी परेशान होते हैं कि आखिर वो इससे कैसे बाहर निकले। धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा है और मौत भी करीब आ रही है। तभी जेफ डिसाइड करता है कि वो खुद को सैक्रिफाई कर देगा और उस अननोन पर्सन को मारने के लिए वो एक कांच का टुकड़ा उठा करके उसकी तरफ बढ़ता है। वो अननोन पर्सन जैसे ही उस पर अटैक करने चला कि इतने में ही जेफ उस कांच के टुकड़े को उसकी आंखों में उतार देता है। इतने भयंकर अटैक के बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने डिफेंड में उसके साथ लड़ने लग जाता है। उसने उसी कांच के टुकड़े को निकाल करके वापस जेफ के अंदर घुसा दिया। इससे जेफ बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और अब बारी आती है जेस को मारने की। पर वो जेस के पास पहुंच करके उसे मारता नहीं बल्कि उसे वो कॉइन्स खुद ही दे देता है, जिसके बाद जेस उन कॉइन्स को उसी बॉक्स में डालती है और फिर उसे बॉक्स के अंदर से एक चाबी मिली जो कि एक कबर्ड की थी। कबर्ड को खोलने के बाद उसे एक हुक मिला और हुक के हेल्प से वो पास में ही पड़े हुए एक डिब्बे को खोलती है जिसके अंदर जोकर था। उस जोकर के हाथ में एक नोट था। खोलने पर पता चला कि उसमें यूएन लिखा था। दूसरी तरफ ब्राइस भी काफी परेशान होता है ये सोच करके कहीं अंदर कुछ बवाल ना हो रहा हो, तो वो उस एस्केप रूम का दरवाजा खोल करके अंदर आ जाता है। पर वो अननोन पर्सन उसे बहुत जोर से धक्का देके वापस बाहर फेंक देता है और उसने तो उसकी चाबी भी छीन ली। ये देखकर ब्राइस बेचारा काफी परेशान हो जाता है और तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है। अंदर जेस की मुसीबत बढ़ती जा रही है क्योंकि अब बस उसके पास 5 मिनट ही बचे हैं और वो काफी कंफ्यूज है कि आखिर वो करे क्या। पर तभी उसे याद आती है उसकी इरेजर की, जिस इरेजर की हेल्प से वो उस यूएन वाले पर्चे को मिटाने लगी और तब उसे कुछ एरो जैसा दिखाई देता है। हालांकि अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या और समय भी बिल्कुल बीत ही चुका है। तो अब वो परेशान होकर के उस अननोन पर्सन को मारने के लिए कांच का टुकड़ा उठा लेती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि इतने में ही उसकी नजर पड़ती है साइड वाले डोर में बने हुए कुछ साइंस पर, जो कि कम्प्लीटली उसके यूएन वाले नोट में जो एरो बने थे उनसे मैच कर रहा था। अननोन पर्सन को जब समझ में आता है कि जेस ने वो तरीका खोज निकाला है तो उसे मारने के लिए उसे अपनी तरफ खींचता है। पर जेस होशियारी दिखाते हुए किसी तरह से उससे बच गई और जाकर के उस रूम की बटन्स को ठीक उसी एरो से प्रेस कर देती है, जिस पर फॉर्चुनेटली लॉक खुल गया और बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही जेस वहां से बच के बाहर निकल आती है। ये देखकर वो अननोन पर्सन भी बहुत खुश होता है और उसके लिए क्लैपिंग करने लगता है। मतलब वो बता रहा था कि जेस ने ये गेम जीत लिया है। जेस को इतना ज्यादा डर लग रहा है कि वो यहाँ पर 1 सेकंड भी और नहीं रुक सकती, तो वो वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पर आ गई। वो अननोन पर्सन पुलिस को भी मारने की कोशिश करता है पर इससे पहले ही वो लोग उसे ढेर कर देते हैं। मूवी के एंडिंग में जब सभी लोगों को फर्स्ट एड देने के लिए या उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें अपने साथ ले जा रहा था कि तभी हम ब्राइस को देख पाते हैं, जो कि जेस को देखकर बहुत ही क्रीपी से स्माइल पास करता है, जैसे मानो वो डिमन निकल करके अब उसके अंदर आ गया हो। खैर यहाँ से पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। मूवी के एंडिंग में हम रेमोना को देख पाते हैं जो उसी मिस्ट्री बॉक्स को लेकर के कहीं जा रही है। वो कहीं और नहीं बल्कि उसी एंशिएंट शॉप में जा रही थी। वो ओनर को मिस्ट्री बॉक्स दे करके कहती है कि ये बहुत खतरनाक है। ओनर ने उसे बताया कि हाँ, ये बात उसने उस पर्सन को भी बताई थी जो इसे लेने के लिए आया था, पर उससे तो मेरी बातों पर बिलीव ही नहीं था, तभी वो इसे चुरा कर ले गया। खैर तुमने तो इस बॉक्स को नहीं देखा ना। पर यहाँ पर रेमोना उससे बताती है कि हाँ, उसने भी बॉक्स को खोलते हुए देखा था। ये सुनकर शॉपकीपर बहुत घबरा जाती है। वो बताती है कि अगर इस बॉक्स को कोई भी खोलते हुए देख लेगा तो वो डीमन उसके पास जरूर आएगा। ये सुनकर रेमोना बिल्कुल हिल से जाती है और उसकी इसी कश्मकश के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि इस समय आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।